जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आधुनिक काल संबंधी PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ देखिए हम कंटिन्यू काफ़ी दिनों से लेकर चल रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन लगातार बढ़ाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, है ना, क्योंकि अभी ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने कहा था कि मैम थोड़ा स्लो करके बताइए, चीज़ों को फुल एक्सप्लेन करिए। तो पहले क्या होता था, रिपीटेड चीज़ें मैं उसको छोड़ देती थी, बट मुझे भी लगता है कि आप जितनी भी बार रचनाओं के नाम और सारी चीज़ों को सुनेंगे वो आपको कंठस्थ ही होगा। तो मैं बहुत ही आराम से इसको लेके चलने वाली हूँ और विश्वास मानिए, आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला होगा ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए साथ में करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध। अब देखिए, इससे आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, वो तो बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वो एक खंड काव्य रचना है। जयद्रथ वध, जैसे हम साकेत को पढ़ते हैं तो साकेत में पढ़ते हैं कि नहीं, वो तो प्रबंध है, लेकिन आप जब जयद्रथ वध को पढ़ते हैं तो एक खंड काव्य है और किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा को ही खंड काव्य कहते हैं। प्रबंध मीन्स कंप्लीट, पूर्ण होता है, और खंड काव्य यानी महाकाव्य के कोई भी महाकाव्य जो होता है उसका आंशिक रूप से अनुसरण करना, तो उस विधा को खंड काव्य कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में क्या चीज़ है? इसमें महाभारत के जो अर्जुन हैं इनके द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन है, अतः यह एक प्रकार से ये खंड काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, ये तो हमने कितनी बार ही कर लिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा फरती अब राजती कमिलनी कुल बल्लभ की प्रभा। यही क्वेश्चन देखिए कई कलेवर में पूछा जा चुका। UGC नेट में इस तरीके से पूछ लिया कि इसका अर्थ बताइए और ऑप्शन दे दिया ABCD ऐसे करके, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, तो UP PGT में सीधे ये पूछ लिया कि ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है। तो एक क्वेश्चन कितने टाइप का बन सकता है वो भी मुझे देखने को लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध द्विवेदी युग के कवि जो है सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 1914 में रचित जो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास कब रचा गया? इंपॉर्टेंट डेट है, प्रिय प्रवास 1914 में रचा गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित गया है। और दिवस पर अवसान समीप था, ये पंक्तियां वहीं की हैं। और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो कुल 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। इसमें कि कृष्ण के बचपन से लेकर जो उनका मथुरा प्रस्थान होता है वहाँ तक की जानकारी है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है। तो 4-5 चीज़ें हो गई। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, 17 सर्गों में विभक्त है, 1914 में प्रकाशन में आया। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक के बारे में जानकारी है। और दिवस का अवसान, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इसी महाकाव्य से है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? तो द्विवेदी जी ने किस भाषा को? तो द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से, द्विवेदी जी ने जो ब्रज भाषा थी, आप देखिए कि एक समय था कि द्विवेदी पूर्व, क्या आप जब भारतेंदु पूर्व उठा के देखते तो ज़्यादातर जो पद्यात्मक होती हैं सब ब्रज भाषा में ही होती हैं। तो खड़ी बोली के प्रतिष्ठापन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतेंदु जी, द्विवेदी जी, यही सब हैं। तो द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उठाकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में कि जो कविता की भाषा होनी चाहिए वो खड़ी बोली में हो। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु जो कविता की भाषा थी ना, वो कविता की भाषा अभी भी ब्रज ही बनी हुई थी। मतलब आप आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में तो आपको काफ़ी चीज़ें गद्य विधा में देखने को मिली, लेकिन कविता फिर भी ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। तो ब्रज भाषा को हटाकर वहाँ पे खड़ी बोली में कविता लिखे जाने का जो श्रेय जाता है वो उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है द्विवेदी जी को, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? अब देखिए इस तरीके से भी UP PGT में आया कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी के जिले चिरगांव में, तो झांसी जिला में चिरगांव पड़ता है, झांसी जिले के चिरगांव में है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान। राष्ट्रकवि गुप्त जी द्वारा लिखे काव्य ग्रंथ है जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबई गाँव से हैं। तो इन लोगों के गाँव भी जैसे जो प्रसिद्ध कविकार हैं मैथिली शरण झांसी के हैं, चिरगांव से हैं।
और साथ ही ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ ये प्रयाग में निहालपुर गांव वहाँ पे हुआ था। और सुमित्रा नंदन पंत जी का उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कसौनी या कौसानी गांव में हुआ था। तो ये 4 कवियों के नाम दिए हैं, उनके गांव के नाम। यहाँ पे दिया है कि समूह 1 को 2 से मिलाना है। प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, राय देवी प्रसाद, मृत्युंजय, पथिक, और इसमें से मिलाना था कौन सी किसकी रचनाएं हैं। तो प्रिय प्रवास हरिओत जी की है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है, मृत्युंजय जो है ये रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण का है, पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। और ये देखिए यूजीसी नेट में इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। अब यहाँ पे आपको अगर सन याद है तो आप आराम से मिला सकते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में, साकेत 1931। देखिए प्रिय प्रवास 1914 ये भी इंपॉर्टेंट है, साकेत 1931। तुलसीदास ये 1938 में ये रचना लिखी गई है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। और कृष्णायन 1943 में द्वारिका प्रसाद के द्वारा। तो प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास 1938 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और कृष्णायन 1943 द्वारिका प्रसाद। नोट ये दिया गया है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या, और साकेत में 12 सर्ग देखने को मिलते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर का उन्हें अगर मिलता नहीं प्रसाद, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की निम्न कृतियाँ भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर ये सभी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, कानिक कुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपते, चौके चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। और सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आद्रा, पाथे, बाबू, मृडवई। ये कुछ रचनाएं हैं जो सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। बाकी देखिए वैदेही वनवास भी इनकी है हरिओत जी की, और प्रिय प्रवास भी इनकी है। पद्य प्रसून, चुभते चौपते, चौके चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल जो है सन 1900 से लेकर 1918 का समय माना जाता है, यानी 1900 से 1918 का समय। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के कवि हैं। तो यहाँ ये भी है कि समय 1900 से 1918 है, और नामकरण इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेन ने कहा था। और मैथिली शरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल ये सभी इसी काल के कवि यानी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? देखिए वही चीज़ है, वहाँ पे डिटेल था, यहाँ पे क्वेश्चन आया यूजीसी नेट में आया कि इनमें से कौन से कवि द्विवेदी युग के नहीं है? प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? हाँ यहाँ पे ये देखिए नहीं है, द्विवेदी युग का है। तभी हमने देखा कि प्रेमघन है, राधा कृष्ण दास है, जसवंत सिंह है। तो यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है वो जो है द्विवेदी युग के हैं। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये 1855 से 1923, हम इनको प्रेमघन को भारतेंदु में पढ़ते हैं। और राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 भारतेंदु युग के। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 द्विवेदी युग के हैं। तो द्विवेदी युग के हैं स्नेही 83 से 72, और जसवंत सिंह रीतिकाल के कवि हैं। तो इसमें देखिए तीनों काल के कवियों के नाम को दिया गया था और आपको छांटना था द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे गीतकार नहीं पूछा है बल्कि प्रगीतकार सर्वश्रेष्ठ उस पर कौन है? तो हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ अगर द्विवेदी युग में प्रगीतकार की बात करें तो मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर पांडे को माना जाता है। इन्हें आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना। तो ये भी पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे। लेकिन द्विवेदी युग में भी देखिए इनका रोल क्या है कि द्विवेदी युग में अगर कहें कि सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है वो भी मुकुटधर पांडे को।
और शुक्ल जी कहते हैं छायावाद के प्रवर्तक भी हैं मुकुरधर पांडे। कानन कुसुम एवं पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। कानन कुसुम, पूजा फूल। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अगर देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की है। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? यानी मैथिली शरणगुप्त की जो प्रतिभा का विकास है वो कौन सी साहित्य में देखने को मिलता है? मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में, यानी उन्होंने प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी तो एक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। और आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान स्थिति को देखें तो उसके संरक्षक के रूप में गुप्त जी आते हैं। और इनकी रचनाएं देखें तो रंग में भंग 1909 है, जयद्रथ वध 1910 है, किसान 1917 है, बिकट भट्ट 29 है, गुरुकुल 29 है, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 32, द्वापर 1936, जय भारत 52, पंचवटी 1925 और हिडिंबा भी इन्हीं की रचना है। तो रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, बिकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, हिडिंबा, जय भारत, ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं ये मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? पंचवटी, विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत। तो निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। तो इसमें जो पंचवटी 1925 में पंचवटी, साकेत, यशोधरा तथा विष्णुप्रिया ये हैं तो मैथिली शरणगुप्त की ही रचना है। यशोधरा में अगर आप देखेंगे इस रचना में कहानी क्या है कि महात्मा गौतम बुद्ध पत्नी यशोधरा को जो छोड़ के चले जाते हैं तो वर्णन नायिका के रूप में यशोधरा का महात्म्य किया गया है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है। विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया है। तो देखिए तीन जो रचनाएं हैं तीनों में अलग अलग हैं। यशोधरा महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी और उनकी परित्यक्ता की स्थिति के बारे में चित्रण किया गया है यशोधरा में। तो ये साकेत में तो हम देखते हैं उर्मिला के बारे में है। और ये जो तीसरा है विष्णुप्रिया, ये विष्णुप्रिया जो है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया उनके नायिका के रूप में वर्णन है। जबकि जो पंचवटी है वो पंचवटी नायक प्रधान रचना है जिसके नायक लक्ष्मण है, तो ये फिर नहीं हुआ। और इनका समय भी देखना है कि जैसे पंचवटी का समय जो है 1925 है, साकेत 1931 में रचा गया, यशोधरा 32 में। यानी साकेत और यशोधरा देखिए यहाँ उर्मिला के बारे में इन्होंने 1931 में लिखा और 1932 में इन्होंने यशोधरा के बारे में रचना की। बाकी पंचवटी 25 में, विष्णुप्रिया 1957 में रचा गया है। रंग में भंग नामक काव्यकृति जो है उसके रचयिता कौन है? तो रंग में भंग नामक कृति में राजपुतानी आन बान की कथा है। राजपुताना जो आन बान शान होता है उसकी कथा का वर्णन है जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने की। इनकी अन्य कृतियां साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो जिसमें साकेत में उर्मिला के बारे में है तो साकेत महाकाव्य का सबसे ज़्यादा मार्मिक जो है नवम सर्ग है। अब ये नवम सर्ग में क्या है जो इतना ज़्यादा वो मार्मिक है? यह राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है साकेत। मैथिली शरणगुप्त राम भक्ति कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षिता पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं जिनमें प्रमुख है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित ग्रंथ चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुभते चौपते, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की तथा वासोवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि काव्य कौन है? कवि कौन है? तो मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरणगुप्त जो है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध आदि राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है?
भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरव गान भी है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया काव्य है? तो देखिए, द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। तो यहाँ पे देखिए, ये रोला छंद में किया गया है। द्विवेदी युग के ब्रजभाषा जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और ज़्यादातर रचनाएं रत्नाकर ने तो ब्रजभाषा में ही की है। इनकी अन्य रचनाओं में देखें उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार एंड क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, यानी जो भक्ति काल का समय है उसमें जो गृहस्थ जीवन है उसका जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में देखने को मिलता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने बिल्कुल वैसे ही जैसे भक्त सूरदास ने गृहस्थ जीवन का सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है, वहाँ पे वो चीज़ें हमें मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मिलता है। वो सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्य पर बल देना, ये सभी चीज़ें। बाकी जो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं उसमें भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रिय प्रवास, चुभते चौपते, वैदेही वनवास, रस कलश, है ना, ये सभी हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की तथा गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रचनाकर की रचनाएं हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? कि हिंदी भाषा के मानकीकरण पर ध्यान दिया गया। तो मानककरण की दृष्टि से हिंदी में द्विवेदी युग ही सर्वाधिक प्रसिद्ध काल या महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान था। उन्होंने व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर किया, तो इसका श्रेय पूरी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है और सरस्वती पत्रिका को। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्द, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर जोर देते हैं और भारतेंदु युग को नवजागरण का युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्राय सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश, हिंदी कविता में अगर देखें जो मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद का प्रवेश जो है वो छायावाद की प्रमुख देन है। तो मुक्तक छंद कब आता है हिंदी कविता में? वो प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवादी की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। किसान के रचनाकार कौन है? किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, बिकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, बिकट भट्ट, प्लासी के युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनग आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य, यशोधरा गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। साकेत में कितने सर्ग देखने को मिलते हैं? तो साकेत में 12 सर्ग, साकेत जो है उसमें 12 सर्गों में विभक्त है। रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता दी गई है, विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग। गुप्त जी की अन्य कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, बिकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, बैताली, पंचवटी। छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वेश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। ये पंक्तियां जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती जो ये मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं और इनके द्वारा जो है भारत भारती, रंग में भंग, बिकट भट्ट ये अन्य रचनाएं हैं और ये राष्ट्रकवि पद से भी सुशोभित है। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते ही प्रायः सुख संवाद सन्निहित है। तो प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर, ये जो पंक्तियां हैं ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन 1918 में, पथिक 1920, मानसी 1927,
स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। देखिए कविता कौमुदी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मानसी 1927, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है रामनरेश त्रिपाठी के। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया है? तो हिंदी के मानकीकृत पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया है। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात कही है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय हेतु अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है और अधिकार खोकर बैठ रहना ये भी महादुष्कर्म है। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध ग्रंथ से उद्धृत है। जयद्रथ वध। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्तियां उनकी सुप्रसिद्ध रचना भारत भारती से है। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? द्विवेदी युगीन काव्य में स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य तीनों युग की विशेषताएं हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती अगर देखें तो ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग। तो यहाँ पे जो है आपका द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग की समाप्ति होती है। बाकी अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।